गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा बताना भी रह गया था कि बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम आएगी, कुछ जैसे कि फैन है तो उसकी आवाज़ आएगी, थोड़ा ईयरफोन लगा के थोड़ा वॉल्यूम कम रखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 में आपको एक्सरसाइज से कुछ एग्जाम्पल करवा रहा था। मैंने लास्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल करवाए थे आप देख सकते हो बुक में 11.6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हो चुके थे। ठीक है, एक्सरसाइज के एग्जांपल सॉल्व बहुत इजी है। जितना थियरिकल मैंने आपको पढ़ाया था थर्मल एक्सपांशन रिलेटेड, जो लीनियर एक्सपांशन था या एरियल या सरफेस एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, जो 3 फॉर्मूला थे एल, ए और बी के। ठीक है, तो आप उसी फॉर्मूला रिलेटेड एग्जाम्पल थे जो एक्सरसाइज के हमने 11 तक सॉल्व कर दिए। और थोड़ा आगे बढ़ते स्पीड में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी रफ्तार से जितना हो सके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉर्ट आउट कर देता हूँ। मतलब जितने इंपॉर्टेंस है 11 साइंस का वैसे माना जाए तो मैंने अभी भी कुछ आपके दिमाग में है डाउट तो निकाल लो, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि 11 साइंस में मास प्रमोशन तो हो चुका है, एग्जाम भी हम लेने वाले हैं, लेकिन नीट जेईई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th का जितना 11 से रिलेटेड पोर्शन है उतना मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है कुछ ऐसा है जो काम का नहीं है तो हम छोड़ देंगे उसे। और एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में जो कैलोरीमीटर मैंने आपको बताया था, कैलोरीमीटर हीट के बारे में, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मान लो ये 2 बॉडी है, मान लो कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब इसमें हीट ज्यादा होगी और इसका टेम्परेचर कम है तो इसकी हीट कम होगी। अब होगा क्या, जब इन दोनों बॉडी को आप कांटेक्ट में लाओगे तो जिसमें ज्यादा टेम्परेचर था उसमें से हीट फ्लो होगी किस तरफ, लोअर टेम्परेचर की तरफ। और हीट यहाँ से ये बॉडी क्या करेगी, हीट लॉस करेगी। समझ लो ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है और दोनों को कांटेक्ट में ला तो होगा क्या कि ये हीट लॉस करेगी और ये हीट कैरी करेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हीट लॉस बाय फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय सेकंड बॉडी, मतलब जितनी इसने हीट लॉस किया उतनी इसने गेन किया। भाई इसने जितना लॉस किया है उतना इसने गेन किया है, आप समझ रहे हो ना। तो ये दोनों इक्वल होगा। इसी से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 कुछ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, इससे रिलेटेड था। अब एक्सरसाइज में भी उसी तरीके के एग्जाम्पल है तो हम सॉल्व कर देते हैं। और 11 तक करवाया था, 12 से आगे बढ़ते 11.12 नंबर वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 11.12 इलस्ट्रेशन नहीं है, एक्सरसाइज से लिखा नहीं है मैंने। 12 नंबर वाला क्वेश्चन आप बुक में निकाल के रखो, नोटबुक, कैलकुलेटर सब साथ में रखो। 11.12 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसमें आपको क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, बहुत टाइम नहीं होता, वीडियो बहुत शॉर्ट है और एग्जाम्पल ज्यादा करना है तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन बताता हूँ क्या कह रहा है। एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, समझ लो कि एल्यूमिनियम का ब्लॉक है और उस ब्लॉक का वेट दिया हुआ है 8 kg। कितना वेट है, 8 kg, मतलब मास दिया हुआ है, मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक जो गिवन है 8 kg। कितना मास दिया हुआ है, 8 kg। ठीक है, मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक M इज इक्वल टू 8 kg। देन आफ्टर आपको ये बताया कि उस ब्लॉक पे एक ड्रिल मशीन आपको पता है जो होल करने के लिए यूज करते हैं ड्रिल मशीन, तो उस ड्रिल मशीन से एल्यूमिनियम ब्लॉक के ऊपर होल किया। ठीक है, ड्रिल मशीन को यूज किया तो उसी की वजह से उसमें कुछ हीट होगी जनरेट। आप लोग समझ रहे हो ना, टेम्परेचर मतलब एल्यूमिनियम ब्लॉक है उसमें आप ड्रिल मशीन से होल करोगे ना तो ये हीट पकड़ेगा, ब्लॉक हीट पकड़ेगा, कुछ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वो कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा वो आपको फाइंड करना है। टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है वो फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और साथ में ये बताया कि जो ड्रिल मशीन यूज किया, तो एल्यूमिनियम ब्लॉक पे होल करने के लिए जो ड्रिल मशीन यूज किया उस ड्रिल मशीन की एफिशिएंसी 50% है। कितनी एफिशिएंसी है, 50%। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि 50% एफिशिएंसी का मतलब होता है इतना वर्क करेगा। जैसे कि एग्जांपल ड्रिल मशीन का पावर आपको दिया हुआ है, देख सकते हो, पावर P इज इक्वल टू 10 किलोवाट। किलो का मतलब 10⁻³ और 10 मतलब कि हो जाएगा 10,000 वाट। इतना पावर है ड्रिल मशीन का। जिस ड्रिल मशीन से होल किया एल्यूमिनियम ब्लॉक पे उस ड्रिल मशीन का जो पावर है वो 10,000 वाट इतना। बट पावर भले ही उसका 10,000 वाट हो बट उसकी एफिशिएंसी 50%, मतलब ये 50% वर्क करेगा। 10,000 वाट पावर है लेकिन उसमें से 5,000 ही यूज होगा, क्योंकि 50% एफिशिएंसी का मतलब होता है 5,000 यूज होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होता है ड्रिल मशीन की, एफिशिएंसी 50%। तो हम कह सकते हैं पावर हम कितना लेंगे, 5,000 वाट।
ठीक है, मैंने ये लिख दिया जूल परसेंट की एफिशिएंसी 50% है, तो पहले से मैंने लिख दिया कि 10,000 वाट पावर यूज नहीं होगा, 5,000 होगा, 10,000 यूज नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके आगे फिर आगे पढ़ते, और उसने बताया कि ये जो टेम्परेचर बढ़ा ब्लॉक का, उसके लिए कितना टाइमिंग लगेगा, 2.5 मिनट। कितना टाइमिंग लगेगा, इज इक्वल टू 2.5 मिनट। अब आप सोचो कि 2.5 मिनट को आप सेकंड करोगे तो सेकंड में कितना हो जाएगा, सोचो 2.5 इंटू 60, तो मेरे हिसाब से होगा 150। समझ आ रहा है, 2.5 मिनट मतलब कितना सेकंड होगा, 2.5 इंटू 60, 60 समझ लो, तो 150 सेकंड हो जाएगा। इतने टाइम के बाद कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और साथ में आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है एल्यूमिनियम के लिए 0.91 स्पेसिफिक हीट एस एल्यूमिनियम 0.91। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैल्यू दी हुई 0.91 और ये जो वैल्यू उसका यूनिट आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देखो, जूल पर ग्राम इंटू केल्विन, मतलब कि जूल पर ग्राम इंटू केल्विन। अब ये जो स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की दी हुई है उसमें ये यूनिट जो यूज किया ना ग्राम है, और ये जो है किलोग्राम है, केजी, तो आपको इसे ग्राम में लेना पड़ेगा। मतलब मास हम कितना लेंगे, 8,000, 8 केजी नहीं लेंगे, 8,000 लेंगे, क्योंकि ये ग्राम है ना, तो इसे ग्राम में करना पड़ेगा। पक्का समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा यूनिट यूज नहीं करेंगे, सीजीएस ग्राम है, तो आप लोगों को समझ में आया ये ग्राम है, तो ये भी सीजीएस में ग्राम 8,000 केजी ग्राम हो जाएगा। तो हम मास की एल्यूमिनियम ब्लॉक का क्या लेंगे, 8,000 ग्राम लेंगे। तो इतना वैल्यू गिवन है, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो वो कैलोरीमीटर की फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, किस तरीके का फॉर्मूला आप यूज करोगे कैलोरीमीटर का, तो आप सोचो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला, पावर P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। या आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर वाला फॉर्मूला आप उसमें पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में। पावर क्या होता है, यूनिट टाइम में जितना वर्क डन करते हो ना उसे पावर कहते हैं, W/Q होता है, और W वर्क जूल में होता है, और जूल एनर्जी का भी यूनिट है, मतलब आप जो वर्क डन करते हो वही एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, पावर होता है। और यहाँ पे जो एनर्जी की बात की जा रही है कि जैसे कि एल्यूमिनियम के पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ रही है, हीट के फॉर्म में, और हीट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू से। तो हम ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी। तो सोचो आगे, इसके अंदर डेल्टा क्यू इसी को तो क्या होगा, पी इंटू टी। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। मतलब कि ऐसी सिचुएशन आप पावर का फॉर्मूला अगेन रिपीट कर दूंगा, एनर्जी बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, बट एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी है क्या। इस सिचुएशन में जब एल्यूमिनियम ब्लॉक पे 3% यूज करोगे आप, होल्ड करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी होती है ना, तो हमने ले लिया डेल्टा क्यू बाय टी, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो ये डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब आप सोचो कि ये पूरी जो स्टोरी है, जैसे कि ये जिस तरीके का क्वेश्चन है उससे आपको पता क्या चला कि भाई साहब एल्यूमिनियम ब्लॉक का टेम्परेचर चेंज हुआ, और एल्यूमिनियम ब्लॉक ने जो हीट गेन की डेल्टा क्यू जितनी होगी, और वो टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसे कितनी हीट मिली। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय ms। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हुआ पावर इंटू टाइम, और m इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर कितना हमें लेना है, 5000, टाइम कितना लेना है, 150 सेकंड, डिवाइड बाय मास 8000 लेना है, ग्राम में लेना है ना 8000, और S मतलब स्पेसिफिक हीट 0.91। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हो टेम्परेचर का, जो आंसर आपको मिलेगा 103 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर मिलेगा, 103 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेटर यूज करो, आंसर निकालो, आपको समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम जो ब्लॉक था जिसमें ड्रिल मशीन यूज करके जो होल किया, तो उस ब्लॉक का टेम्परेचर इतना अप हो गया, कितना 103 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतना टेम्परेचर उसका अप हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 12 था। उसके बाद 11.13 पर बहुत थोड़ी रफ्तार पकड़ लेते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, टाइम पास नहीं करेंगे। 13 नंबर वाला एग्जांपल देखो, 2.5 kg मास का एक कॉपर ब्लॉक है, मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। और ये जो ब्लॉक था ना, वो कॉपर ब्लॉक इंडक्शन फर्नेस पर रखा हुआ था। इंडक्शन फर्नेस का टेम्परेचर आपको दिया हुआ, फर्नेस का 500 डिग्री सेल्सियस।
और वहां पे उसको पूरा हीट मतलब अंदर रखने से वो उसका हीट टेम्परेचर अप होगा उस ब्लॉक का, कॉपर ब्लॉक का, और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो गया और उसका वेट भी दिया हुआ मास है कॉपर ब्लॉक का, और उसका टेम्परेचर भी फर्नेस से बढ़ गया 500 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उस कॉपर ब्लॉक को उठाया, फर्नेस से निकाला। एक कॉपर ब्लॉक है, उसका मास है 2.5 kg और उसका टेम्परेचर हुआ 500 डिग्री सेल्सियस। उस कॉपर ब्लॉक को फर्नेस से निकाला, निकालने के बाद एक आइस ब्लॉक पे रख दिया। कहां पे रख दिया? आइस ब्लॉक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आइस ब्लॉक पे रखने से होगा क्या? आइस मेल्ट होगा। तो आइस ब्लॉक पे रख दिया तो आइस मेल्ट होने लगा, तो उसकी वजह से कितना अमाउंट आइस मेल्ट होगा, मतलब मास फाइंड करना है, कितना क्वांटिटी में मेल्टिंग होना है आइस का, वो हमें फाइंड करना है मास। और उसके साथ आपको कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट है वो भी गिवन है, और वाटर की जो फ्यूजन लैटेंट हीट वो भी आपको LF दिया हुआ है 335 जूल पर ग्राम। दो वैल्यू गिवन है, मतलब जितनी वैल्यू पहले तो क्वेश्चन में हम लिख लेते ताकि उससे हमें आइडिया आएगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू हम लिख लेते, क्या दिया हुआ है? मास ऑफ कॉपर ब्लॉक, मास ऑफ कॉपर ब्लॉक M is equal to 2.5 kg, 2.5 kg पहले कॉपर ब्लॉक का मास लिख दिया। फिर टेम्परेचर उसका दिया हुआ है, टेम्परेचर T is equal to 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप 30 लोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना टेम्परेचर उसका चेंज हुआ। फिर आपको बता रहा है स्पेसिफिक हीट दी हुई है किसकी? S कॉपर दिया हुआ है, S कॉपर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.39 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन, और स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट दी हुई है फ्यूजन LF आइस के लिए। तो आपको पता ना LF LV क्या, मैंने आपको लेक्चर में लास्ट जो वर्ड वर्क था उसको बताया था कि LF मतलब फ्यूजन हीट होती है, जो सॉलिड से लिक्विड करना, मतलब आइस को वाटर बनाना है आपको, तो LF जितनी हीट देना पड़ती है जो फिक्स होती है 335 या 333 भी ले सकते हो, 335 जो भी आपको लेना है, मतलब 335 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे मान लेते इतनी हीट दोगे तो मेल्ट होगा। ठीक है, तो LF की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे लिखिएगा 335, जो वैल्यू गिवन है वही लेते हैं जूल पर ग्राम में, यूनिट के साथ लिख दिया। इतनी वैल्यू गिवन है, तो गिवन वैल्यू मैंने आपको लिख दिया। अब हमें फाइंड करना है मास। हमें क्या फाइंड करना है? मास, मतलब कि किस तरीके से कितना आइस मेल्ट होगा वो मास हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि जो कॉपर ब्लॉक है वो क्या कर रहा है? हीट गेन कर रहा है। कहां से? फर्नेस से। कितनी हीट गेन करेगा? जब हीट गेन करेगा उसका टेम्परेचर अप होगा, और टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हालांकि हीट के दो फॉर्मूला याद रखना, कंफ्यूज कर रहे हैं। दो फॉर्मूला है, Q is equal to ml और दूसरा Q is equal to ms डेल्टा T। Q is equal to ml तभी यूज करेंगे जब स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और Q is equal to ms डेल्टा T तभी यूज करेंगे जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो अभी तो एग्जांपल चल रहे हैं, नॉर्मली टेम्परेचर चेंज होने का डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई सब कॉपर ब्लॉक था फर्नेस में रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, ms डेल्टा T हुआ। तो वहां पे यहाँ पे सिर्फ हो क्या रहा है कि हीट ऑब्टेन किया कॉपर ब्लॉक का, Q is equal to ms डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बताया when heat block is placed on large ice block, मतलब कि एक आइस का ब्लॉक है उसके ऊपर उसे रख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब स्टोरी क्या हो रही है। when यहाँ हम लिख सकते हैं कि हीट कॉपर ब्लॉक is placed on large ice block। क्या आप देख सकते हो कि जो ये जो हीट कैरी किया हुआ जो ब्लॉक है, हीट ब्लॉक मतलब कि कॉपर जो ब्लॉक था उसे मैंने आइस पे रख दिया। क्या किया मैंने? आइस पे रख दिया। तो आइस क्या होगा? मेल्ट होगा, और उसका मास हमें फाइंड करना है। तो मास सपोज कर लेते हैं M2 मास हमने सपोज कर लिया। M2 मास of ice start melting। वो इतना जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? क्लियर? ओके, अब हम क्या करते हैं कि हीट ऑब्टेन बाय कॉपर ब्लॉक, हीट ऑब्टेन बाय कॉपर ब्लॉक इज इक्वल टू, मतलब कि कितनी हीट कॉपर ब्लॉक को फर्नेस से मिली, ms डेल्टा हीट ऑब्टेन बाय कॉपर ब्लॉक इज इक्वल टू
हम ये लिखेंगे रिक्वायर्ड हीट फॉर मेल्टिंग आइस, रिक्वायर्ड हीट फॉर मेल्टिंग आइस। तो यहां पे लिख सकते हैं mh डेल्टा T, इतना जो हीट है वो कॉपर ब्लॉक को फर्नेस से मिला और उतना ही हीट हमने यूज किया मेल्ट करने के लिए, किसे, आइस को। तो आइस को मेल्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ml वाला, बट L कौन सा, फ्यूजन हीट आएगा, लेटेंट हीट, फ्यूजन लेटेंट हीट आएगा। अभी कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला बहुत ईजी है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो कॉपर ब्लॉक, उस कॉपर ब्लॉक को फर्नेस पर रख दिया, उसका मास पता, उसका टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, बड़ा अच्छा और बॉडी बना दिया उसका, फिर उसे उठा लिया वहां से, फिर आइस ब्लॉक पे रख दिया, तो आइस मेल्ट होने लगा। अब जितनी हीट कॉपर ब्लॉक के पास थी वो लॉस करेगा और आइस मेल्ट होने के लिए उतनी ही गेन करेगा। तो आइस को मेल्ट होने के लिए जो हीट गेन करना पड़ती है उसका फॉर्मूला ml, बट m डैश मास जो मेल्ट हो रहा है वो, और Lf मतलब फ्यूजन हीट जिससे वो मेल्ट होने वाला है, क्लियर। और जो कॉपर ब्लॉक ने जो हीट लॉस की वो कितनी, mh डेल्टा T है। तो हमें फाइंड करना है m डैश को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो m डैश इज इक्वल टू mh डेल्टा T डिवाइड बाय Lf हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ब्लॉक 2.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जो है यहाँ पे गिवन है 1 सेकंड, जैसे ये ग्राम में, ये भी ग्राम में, मतलब ये 2.5 ले सकते हैं, दोनों ग्राम में, मतलब हम लेंगे 2500, 600 ग्राम हो जाएगा ना, 2.5 kg, ये ग्राम है ना, ये भी ग्राम है इसलिए। तो यहाँ पे S ले लेते हैं 0.39 और डेल्टा T गिवन है 500 डिवाइड बाय Lf की वैल्यू गिवन है 335। तो यहाँ से जो आइस मेल्ट हो रहा है उसका आंसर निकाल सकते हैं m डैश, आप कैलकुलेशन कर लो तो आपको आंसर मिलेगा, जैसे मैं आपको बोला 1.455 kg, या अप्रोक्सीमेट आप इसे लिख सकते हो m डैश इज इक्वल टू 1.5 kg, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्सीमेट इतना आइस मेल्ट हो रहा है। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले कॉपर ब्लॉक को आइस पे रखने से इतना आइस मेल्ट हुआ, 1.5 kg आइस मेल्ट हो गया, पक्का। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हो तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी हो सकता है, क्लियर। अब इसके बाद 11.40 नंबर, ठीक है, ये 30 नंबर था, 40 नंबर वाला मैं आपको क्वेश्चन सीधा समझा देता हूँ, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पिक्चर भी ड्रॉ करूँगा, हालांकि उसमें कोई रिक्वायर नहीं है, बट मैं पिक्चर ड्रॉ करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक मेटालिक ब्लॉक है, एक मेटल ब्लॉक, ये मान लो एक ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक, और उसका टेम्परेचर है जो आपको बुक में दिया हुआ, आप देख सकते हो 150 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि पहले से उसका टेम्परेचर इतना अप है मेटल ब्लॉक का, ओके। और उस मेटल ब्लॉक का मास दिया हुआ है 0.20 kg, मास ऑफ मेटल ब्लॉक 0.20 kg। तो यहाँ तक क्लियर, फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है, उसका मास भी दिया हुआ है, किसका, मेटालिक ब्लॉक का, और मैंने पिक्चर भी ड्रॉ कर दिया, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, उसका मास भी पता है, उसका टेम्परेचर भी पता है, ठीक है, पूरा हॉट बॉडी, ओके। उसके बाद क्या होता है कि इस ब्लॉक को एक कॉपर का जो कैलोरी मीटर था, मतलब कि यहाँ पे एक कैलोरी मीटर लेते हैं, ये कैलोरी मीटर है, और ये कैलोरी मीटर किसका, कॉपर का, कॉपर का, ठीक है। और उस कैलोरी मीटर में मैंने मान लो अंदर लिया वाटर, अंदर क्या भर दिया मैंने, वाटर, ठीक है। अब मैंने इस ब्लॉक को, मतलब कि ये जो वाटर है, कैलोरी मीटर का जो कंटेनर है, पैसा जो है वो कॉपर का है, और उसके अंदर जो भरा हुआ है वो पानी है, मतलब कि वाटर है। अब आपको ऐसे बता रहा है कि 150 सेंटीमीटर क्यूब, या तो फिर एक चीज और अंदर लिखो, ये आप अच्छे से क्वेश्चन सेकंड लाइन में पढ़ो, तो वो आपको बता रहा है कि वाटर इक्विवेलेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg, दैट मींस व्हाट, वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg, इसका मतलब होगा मास ऑफ कॉपर ब्लॉक। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये तो मास ऑफ वाटर होना चाहिए, वाटर इक्विवेलेंट होगा, लेकिन ये आपको किस तरीके से पढ़ा रहा है मैं आपको समझाऊं। ये बता रहा है कि इसका मतलब ये हुआ
कि ये इस तरीके का जो कॉपर का जो वेसल है कंटेनर, उसका मास उतना है जितना पूरा उसमें ऊपर तक, ऊपर की सरफेस तक पूरा पानी आप भर दो, पानी पैक कर दो, समझ लो, पूरा पानी पैक कर दिया, उसे वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। पूरा पानी पूरे कंटेनर में, मतलब कि लास्ट टू सरफेस तक, ऊपर तक, टॉप तक आपने भर दिया, उसका जो वाटर इक्विवेलेंट जो मास होगा वो कॉपर ब्लॉक का मास होगा। मतलब ये वाटर का मास नहीं, उस कॉपर के कंटेनर का मास है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक, समझ में आया? उसे वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। ये मतलब हुआ मास ऑफ कॉपर ब्लॉक, इसका मास। तो आप कहोगे सर वाटर का मास क्या? वो तो अंदर दिया हुआ नहीं है। दिया क्या है? वॉल्यूम। आप देख सकते हैं वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम आपको गिवन है, V इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ध्यान से देखो तो 150 इंटू सेंटी मतलब 10⁻⁻², और ऊपर क्यूब है मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हुआ। अभी तो मास नहीं आया, अभी तो वॉल्यूम है। वाटर का सिर्फ वॉल्यूम की बात की, मास नहीं आया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप यहां से निकाल सकते हो वाटर का मास, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 10⁻³ चैप्टर नंबर 10 में पढ़े। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 10⁻³। और वॉल्यूम तो यहाँ पे गिवन है 150 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से आप निकाल लो मास ऑफ वाटर 150 इंटू 10⁻⁻3 kg। अब पिक्चर कुछ इस तरीके से आपको समझ पाए कि यहाँ मास ऑफ मेटालिक ब्लॉक पता है, मास ऑफ कॉपर पता है, मास ऑफ वाटर पता है, तीनों क्लियर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो आपको ये बता रहा है कि जब इनिशियल में ये जो वाटर था उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आपने इस मेटालिक ब्लॉक को अंदर इमर्स किया, अंदर एंटर करवाया उस पानी के अंदर, तो इसका ये क्या करेगा? 150 डिग्री सेल्सियस था, इसे अंदर रखा तो इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, मतलब ये लॉस करेगा हीट। और ये वाटर प्लस कैलोरीमीटर वो हीट गेन करेंगे। अरे भाई साहब, ये ब्लॉक 150 डिग्री सेल्सियस वाला था, उसे मैंने पानी के अंदर रख दिया तो उसने हीट लॉस किया होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और पानी मतलब कि वाटर और जो कॉपर जो कंटेनर है, कैलोरीमीटर कहते हैं उसे, उन दोनों ने हीट को गेन किया होगा। और हीट गेन करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वो टेम्परेचर बढ़कर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छे से समझता, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले से पूछ लूं। इस मेटालिक ब्लॉक का मास क्या है? 0.20 kg। इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 150। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा? 40। तो 150 से 40 मतलब कि 110 उतना टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर होगा। चलो, वाटर का इनिशियल 27, फाइनल 40, तो चेंज इन टेम्परेचर 30। कॉपर का इनिशियल वही होगा जो वाटर का है, मतलब 27, और फाइनल भी 40, मतलब कि वाटर और कॉपर दोनों का डेल्टा टी 13 हो जाएगा। 40 - 27 13। और ये मेटालिक ब्लॉक का हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि तीनों का मास पता चल गया, तीनों का डेल्टा टी पता चल गया। अब बाकी क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो तो आपको पता है, तो वो तो पहले से हम लिख देते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW, जो हम कितने लेंगे? और 4186 ना लेते हैं ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 4186, और ये वैल्यू मान लेते हैं केजी में। ओके, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ मतलब कि ब्लॉक कौन सा है तो वो भी चेक कर लेंगे। कॉपर ब्लॉक है, ठीक है, तो वो भी हम लिखते हैं, वो भी हमें पता है। एस कॉपर 386 जूल पर केजी कैलोरी। तो अब आप एक मैं लाइन लिखता हूँ जिससे हमें पूरा एग्जांपल सॉल्व करना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं सीधा लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? हीट लॉस बाय मेटल ब्लॉक is equal to heat gained by water plus calorimeter. Heat gained by water plus calorimeter. I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया था, एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। मतलब कि इस 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले ब्लॉक को जब मैंने कैलोरीमीटर के अंदर इमर्स करवाया तो इसने जितनी हीट लॉस की, क्या उतनी ही हीट गेन करेगा? कौन? वाटर प्लस कैलोरीमीटर दोनों। समझ में? बट कैलोरीमीटर किसका है? कॉपर का है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका भी टेम्परेचर चेंज हुआ,
वाटर का भी टेम्परेचर चेंज हुआ, कॉपर का भी टेम्परेचर चेंज हुआ। यहाँ पे किसी कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ, सबका टेम्परेचर चेंज हुआ। मतलब कि हीट का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, mH डेल्टा टी। तो पहले मेटालिक ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो m मेटल s मेटल डेल्टा टी इज इक्वल टू वाटर के लिए m वाटर s वाटर डेल्टा टी प्लस कैलोरीमीटर मीन्स कॉपर के लिए m कॉपर s कॉपर डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब कि तीनों फॉर्मूला mH डेल्टा टी है, बट ये वाटर के लिए, कॉपर के लिए, मेटल के लिए। और आपका क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन आपको ये पूछा उसने कि आपको मेटल की स्पेसिफिक हीट मतलब Sm इसकी स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, क्योंकि दो की तो दी हुई है। ओके, सो Sm फाइंड करना है तो Sm को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो Mw Hw डेल्टा टी प्लस m कॉपर s कॉपर डेल्टा टी डिवाइड बाय यहां से मास ऑफ मेटालिक ब्लॉक इनटू डेल्टा टी चलेगा। अब ये सारी वैल्यू आपको ही रखना है, कैलकुलेटर हाथ में, तो सॉल्यूशन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ये वैल्यू कैसे रखोगे आप? तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर क्या है 150 10⁻³ ओके, एस डब्ल्यू क्या है 4186, डेल्टा टी क्या होगा 30 40 - 27 ओके, एम कॉपर क्या है मास ऑफ कॉपर 0.025 kg ओके, एस कॉपर क्या है 386, देन डेल्टा टी क्या होगा अगेन 30 क्लियर, मास ऑफ मेटल 0.20 kg और डेल्टा टी 150 - 40 मतलब कि 110। ये सारी वैल्यू आपको पुट करना है, जो मैंने अभी बताया। नहीं समझ में तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाकर फिर वैल्यू सारी लिख दो, फिर आपको पुट करना है। लेकिन मैंने लिखी हुई आप देख सकते हो, सारी वैल्यू आप रखोगे तो यहां से आप निकालोगे आंसर Sm का, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटालिक ब्लॉक, जिसका आंसर आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा मेरे हिसाब से पॉइंट, उसमें ग्राम में आंसर दिया हुआ है, आप केजी में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्राम में जो आंसर दिया है कुछ इस तरीके से है 0.43 स्पेसिफिक हीट है जूल पर ग्राम इनटू कैलोरी, मतलब कि मैंने ग्राम में आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है ना वो ग्राम में ही है। मतलब कि आप इससे सॉल्व करोगे ना तो जो आंसर आएगा केजी में होगा, जो आंसर आएगा वो कैसा होगा केजी में होगा। हो सकता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको, आप बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम क्या होगी, मैं पहले से बता देता हूँ। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। अप्रोक्सीमेट मुझे परफेक्ट किया कि 376.3 ऐसा कुछ आएगा, और वो भी केजी में, मतलब यहाँ पे केजी आएगा। अब केजी होगा तो आप इसे ग्राम करना चाहोगे तो आप पीछे लेके जाओगे तो इसका आंसर 0.37 जूल पर ग्राम केल्विन आएगा, मतलब इस तरीके का आंसर होगा। स्टूडेंट सोचते हैं यहाँ पे सर 0.37 है, यहाँ पे 0.4 है, इसे राउंड ऑफ करोगे तो आप 0.4 कह सकते हो इसे, मतलब आपका जो आंसर आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो भी ले सकते हो। ये बुक वाला आंसर है और ये वाला भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ 0.237 जूल पर ग्राम इंटू कैलोरी। आई होप आपको समझ में आया। मैं 3 एग्जाम्पल कर रहा हूँ, तीनों कैलोरीमीटर जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं सब कैलोरीमीटर के, मान लो कि एक बॉडी हीट लॉस करती है, दूसरी गेन करती है, दोनों को इक्वल करो, उसमें से स्पेसिफिक हीट निकालो, कभी टेम्परेचर फाइंड करो। यही क्वेश्चन थे जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको अभी सॉल्व करवाया। रेडी? यस और पक्का समझ में आया? अब आपको समझ में आई गया है तो 2 एग्जाम्पल और मैं करवाना चाहता हूँ, थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगी, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए 11 तक, तो लास्ट लेक्चर में हो गया था 12, 13, 14 किए। 15 वाला एक VSQ का क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है तो बाद में कर लेते हैं। इससे पहले बीच में एक रह गया था, जैसे कि मैंने 11.1, 2, 3 3 करवाई थी। 4 नंबर वाला VSQ वो अभी करवाना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन था वो मैं आपको बता दूँ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप चेक कर लो पहले। 11.5 एक्सरसाइज 11.5। अब उसमें आपको टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हो और बुक में कि टेबल में वैल्यू गिवन है। जैसे 2 आइडियल गैस है और दोनों आइडियल गैस में एक थर्मोमीटर ए और बी, 2 थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर ए और बी दोनों में जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो डिफरेंट 2 आइडियल गैस बताए, जैसे ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन है, और थर्मोमीटर ए और बी से दोनों का ऑब्जर्वेशन किया। अब उसके साथ हुआ क्या, जैसे कि आपको एक टेबल दिया, उसमें आप देख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर दोनों दिए हुए। थर्मोमीटर ए से प्रेशर मेजर किया
और थर्मोमीटर बी से प्रेशर मेजर किया, तो उन दोनों के आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब बता क्या रहा है क्वेश्चन में, पीछे लिखा हुआ है जैसे कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर है वो थर्मोमीटर ए और बी दोनों में कितना आएगा वो आपको फाइंड करना, मतलब उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर फाइंड करना है। लिखा हुआ आप देख सकते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही आपको फाइंड करना है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। जैसे आपको फाइंड निकालना है, जैसे क्वेश्चन में अंदर पूछा हुआ है दोनों थर्मोमीटर से, ए और बी दोनों से। अब मैं आपको इतना कह दूं कि जो पूरा एग्जाम्पल है, अब उसमें ध्यान से देखो, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर फाइंड करना है, वॉल्यूम का कोई डिस्कशन नहीं। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों साथ में हो और कोई भी एक कांस्टेंट हो, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर टेम्परेचर का डिस्कशन है, तो आप तीन लो पड़े, एक बॉयल्स लो, एक चार्ल्स लो, एक कैल्यूसिक लो। बॉयल्स लो क्या था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, चार्ल्स लो था पी बाई जैसे v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कैल्यूसिक लो जो था वो p बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट था। मतलब आपको लो याद होगा अच्छे से, कौन सा लो था, p बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं इस फॉर्मूला से ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, इस फॉर्मूला से पूरा एग्जाम्पल में सॉल्व करूंगा, ठीक है। और हमें जो फाइंड करना है, जैसे कि टेम्परेचर, हमें इसका टेम्परेचर निकालना है, सल्फर का, दोनों थर्मोमीटर का अलग अलग टेम्परेचर फाइंड करना है। तो मैं सपोज कर देता हूं, हमें क्या सपोज करना है, सपोज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सपोज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सपोज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज टी। मतलब कि हमें टेम्परेचर फाइंड करना है किसका, सल्फर, और दोनों थर्मोमीटर में अलग अलग फाइंड करना है। तो पहले किसकी बात करते थे, फॉर थर्मोमीटर ए, फॉर थर्मोमीटर ए, पहले थर्मोमीटर का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर दूसरे थर्मोमीटर में। तो थर्मोमीटर ए में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। तो P बाई T और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर एट थर्मोमीटर ए, टेम्परेचर इन थर्मोमीटर ए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है और सल्फर के लिए भी दिया हुआ है। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की प्रेशर क्या है वो भी गिवन है, जो सल्फर है उसका प्रेशर क्या है वो भी गिवन है, टेम्परेचर हमें जो दिया हुआ है सल्फर का वो भी गिवन होगा, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर वो भी हमें पता है। सॉरी, हमें टी निकालना होगा, हमें फाइंड क्या करना है, टी, मतलब कि टेम्परेचर फाइंड करना है किसका, सल्फर का। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए प्रेशर गिवन, यस, वाटर के लिए टेम्परेचर पहले से पता है, यस। पहले से कैसे पता है, आप एक्सरसाइज का 3rd नंबर वाला एग्जांपल उसमें दिया हुआ है 273.16 कैलोरी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है वो पहले से पता है, और प्रेशर तो टेबल में दिया हुआ है, मतलब ये दोनों गिवन है। और सल्फर का प्रेशर गिवन है टेबल में, हमें टी फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखो, तो हमें जो फाइंड करना है टी ए, उसे सब्जेक्ट कर दोगे आप टी ए को, तो ये ऊपर आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो टी आर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इंटू टी ए डिवाइड बाय टी इंटू टी आर। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। आप देखो तो क्वेश्चन टेबल में ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर क्या है वो तो आपको पहले से पता है, मैं लिख सकता हूँ कौन सा टेम्परेचर है, याद करो 273.60। ओके, थर्मोमीटर ए में प्रेशर क्या है, थर्मोमीटर ए में प्रेशर किसका, सल्फर के लिए। तो आप पहले थर्मोमीटर ए में सल्फर का प्रेशर देख सकते हो 1.797 इंटू 10⁵, 797 इंटू 10⁵। समझ में ना आए तो आप टेबल में चेक कर लीजिए, आपको समझ में आएगा, टेबल में चेक करो। सल्फर के लिए क्या इतना प्रेशर गिवन है, दिया हुआ है। ओके, अब प्रेशर किसके लिए चाहिए, वाटर के लिए, जो उसी टेबल में थर्मोमीटर ए में आपने मेजर किया, कितना है 1.250 इंटू 10⁵। ये दोनों वैल्यू आपको टेबल में मिली या नहीं मिली, आप चेक करो। ये सल्फर का था, ये वाटर का था, और दोनों थर्मोमीटर ए में फर्स्ट कॉलम की बात कर सकते हैं, और थर्मोमीटर ए वाली कॉलम दोनों वैल्यू है, देखिए आप। तो इसका टेम्परेचर का आंसर आप निकालोगे, तो आप आंसर निकाल लेना, उससे आपको जो भी आंसर मिले थर्मोमीटर
ए में वो आप आंसर निकाल सकते हो। मैं जैसे कि 11.5 का आंसर चेक कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा 392.69 कैलोरी कितना आंसर आएगा आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अंदर चेक किया तो इतना आंसर दिया हुआ है। सेमेस यही प्रोसेस किसमें करेगा, थर्मोमीटर बी और थर्मोमीटर बी ये ए के लिए था। वही फॉर्मूला अप्लाई करते थे आगे पीटीआर ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर और ये ट्रिपल पॉइंट में टेम्परेचर। अब ये थर्मोमीटर ए में हम लेंगे प्रेशर थर्मोमीटर बी और टेम्परेचर थर्मोमीटर बी। तो हमें फाइंड करना है टीवी, तो टीवी इज इक्वल टू अगेन ये ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्रेशर होगा बी का और नीचे प्रेशर आएगा ट्रिपल पॉइंट का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टीवी। अगेन टेबल में आप चेक करो वैल्यू कितनी की है, तो आप टेबल में वैल्यू चेक करोगे तो आपको आंसर टेबल की वैल्यू पहले चेक कर लेते कितनी वैल्यू की है 0.287। यहाँ पे दिया हुआ है 273.16 का आपको पता है 0.287 इंटू 10⁵ ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर वो तो पहले से पता है और ये आपको मैंने टेबल से बताया सेकंड कॉलम में और सेकंड रो में आप चेक कर सकते हो। और ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर आया थर्मोमीटर बी में 0.200 इंटू 10⁵। तो और हम इसका आंसर आप निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो 391.98 कैलोरी आया समझ में कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों आंसर अंदर दिए हुए आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो क्वेश्चन उसने बुक में पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं रिपीट कर दूं तो आप जैसे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तो उसका टेम्परेचर आपको पता है, उसका प्रेशर दोनों थर्मोमीटर में दिया हुआ। सल्फर के लिए दोनों थर्मोमीटर में प्रेशर निकाला और टेम्परेचर फाइंड करना था, जो मैंने वैल्यू से क्लोज से मैंने दोनों का टेम्परेचर फाइंड कर दिया। अब टेम्परेचर फाइंड किसका किया, सोचो, सल्फर का। किसका फाइंड किया, सल्फर का। मैं थर्मोमीटर ए में टेम्परेचर निकालू या थर्मोमीटर बी में निकालू, टेम्परेचर तो मैंने सल्फर का ही मेजर किया तो सेम होना चाहिए। देख इधर टेम्परेचर आया क्या 392.69, इधर क्या कुछ डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। अपने को 392 है 391 है, बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है ना, कुछ तो माइनर डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो माइनर डिफरेंस है इसका रीजन क्या है, द रीजन फॉर माइनर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, क्या रीजन होगा। ये जो माइनर डिफरेंस है टेम्परेचर में, वो माइनर रीजन जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं इज दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉट आइडियल गैस, ये दोनों आइडियल गैस नहीं है। नहीं हो गया भाई, आइडियल गैस होते तो ये आंसर भी समझ। एक थर्मोमीटर में हाइड्रोजन था, दूसरे थर्मोमीटर में ऑक्सीजन था, थर्मोमीटर में दोनों में गैस भरे हुए थे, सल्फर का टेम्परेचर मेजर किया, दोनों अलग अलग आने का रीजन यही है कि ये दोनों आइडियल गैस नहीं है। अगर दोनों आइडियल गैस होते तो ये टेम्परेचर सेम, ये रीजन। अब उसने बताया कि अगर ये प्रॉब्लम जो है वो आप दूर करना चाहते हो, उसे रेड्यूस करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपका आंसर लिखना है टू रेड्यूस दिस प्रॉब्लम, मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस की प्रॉब्लम है ना, मैं सीधा लिख देता हूँ, शॉर्ट में आंसर बहुत लंबा नहीं करते। अगर ये प्रॉब्लम आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, टेकन लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर, मतलब कि जो प्रेशर है ना उसे आप डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर जितना कम होगा उतना ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर प्रेशर आप लोअर लिखते हो। ये आंसर में आप लिख सकते हो, उसमें पूछा हम क्या करेंगे तो प्रेशर को कम देंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर हमें लिखना। ये था 11.5 जो पहले लगाया था, मतलब 1 2 3 हो गया, 5 हो गया, 5 से लगाकर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक कंप्लीट हो चुकी है।
ये अब एक एग्जांपल जो ऐसा है जो हमें सॉल्व करना है कैलोरीमीटर रिलेटेड ही है, मतलब कि 11.18 नंबर वाला एक्सरसाइज, 11.18 नंबर वाला एग्जांपल है। हालांकि एग्जांपल थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफरेंट दिखाई दे, 18 नंबर वाला एग्जांपल जो भी है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। ये एग्जांपल में दिया क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों को पता है कि आपका टेम्परेचर करके बीमार हो जाते हो आप लोग, तो बुखार वगैरह जो भी आता है आपको, तो उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 98, अब वो टेम्परेचर बढ़ गया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। क्वेश्चन आप पढ़ो 11.18, हो सकता है नई बुक प्रिंट हो तो उसमें उसका नंबर चेंज हो, लेकिन मेरे पास जो पुरानी बुक है उसमें 16, 17 आपकी नई बुक में कैंसर है। तो आपको क्वेश्चन से तो समझ में आएगा ना, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है चाइल्ड का जो टेम्परेचर है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ने से आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर हुआ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, होना कितना चाहिए 98, हुआ कितना 101, मतलब बढ़ गया। तो आपने कुछ ट्रीटमेंट की, जैसे कि अभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार वगैरह होती है, तब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, इंजेक्शन देगा, एंटीबॉडी मतलब जो भी इस तरीके की एंटीबायोटिक्स आपको देना है वो इंजेक्शन थ्रू देगा। तो वो मेडिसिन लेने के बाद आपका टेम्परेचर लो होगा, मतलब जो बढ़ गया था वो लेवल पे आएगा। जैसे कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, चाहिए कितना 98, तो थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा कितना 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर उतना डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज कितने टाइम में हुआ वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा 20 मिनट्स में। क्वेश्चन आप देख सकते हो, टाइमिंग आपको दिया होगा कितना 20 मिनट्स में आपका टेम्परेचर सेट हो गया, मतलब जितना होना चाहिए उतना हो गया। किससे, एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक, एंटीबायोटिक्स। तो अब आपको ये बता रहा है कि आप लोग नॉर्मली जैसे कि आपको बुखार आती है, आपका मेडिसिन लेके आए, तो आपने मेडिसिन ली, आपका टेम्परेचर लो हुआ, क्या उस वक्त आपको पता है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी मतलब छूटता है। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी डिहाइड्रेशन की वजह से होता क्या है कि वो टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे कि आपकी बॉडी ने हीट पकड़ ली, जैसे आपका टेम्परेचर रहा तो हीट ज्यादा होगी, अब उस हीट को बाहर कैसे निकालेंगे, तो डिहाइड्रेशन थ्रू ही निकलेगा। तो वो हीट जैसे लॉस होती है, वो डिहाइड्रेशन थ्रू लॉस होती है, और वो एंटीपायरिन जो भी मेडिसिन थी उसकी वजह से, इंजेक्शन की वजह से, तो वो कितना रेट में होगी वो आपको फाइंड करना है, मतलब डिहाइड्रेशन रेट फाइंड करना है, डिहाइड्रेशन रेट टाइम के साथ अमाउंट निकालना आपको। और आपको दिया हुआ है साथ में ये भी कि जो ह्यूमन बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है वो आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट मान लेना है। वाटर की क्या है 4186, जो आपको पता है ऑलरेडी, वही मान लेना है, इसकी एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, वो आपको बताया होगा। और आपको रेट निकालना होगा तो मैंने पहले बताया। और साथ में आपको इवेपोरेशन, लोकलाइजेशन लेटेंट हीट LV, जैसे फ्यूजन होता है ना LF335, आगे आइस के लिए था, सॉलिड टू लिक्विड LF होता है, और लिक्विड टू गैस LV होता है, वेपोराइजेशन हीट, और वो आपको गिवन है 580 कैलोरी पर ग्राम। तो पहले तो क्वेश्चन में जितनी वैल्यू गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, तो जल्दी फास्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। पहले तो टेम्परेचर जो डिक्रीज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर वो आप देख सकते हो, डेल्टा T = 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने सीधा लिख दिया शॉर्ट में, बहुत ज्यादा टाइम ले लूंगा। 101 डिग्री से 98 हुआ, मतलब 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो थोड़ा लिख देते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना हुआ डेल्टा T। अब जो आपने टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, और हम स्टैंडर्ड यूनिट तो ऐसा ही तो किसे मानते हैं, डिग्री सेल्सियस को या केल्विन को मान लेते हैं। अभी सेल्सियस में लेना है, सेल्सियस को मानेंगे, तो इसे पहले सेल्सियस में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला TF = 9/5 TC + 32, ऐसा फॉर्मूला मैंने टेम्परेचर कन्वर्जन में आपको पढ़ाया। लेकिन आप याद करो कि जो फ़ारेनहाइट स्केल हमने बनाया, तो उस स्केल का जो मेल्टिंग पॉइंट था और जो बॉइलिंग पॉइंट था, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या था 32, बॉइलिंग पॉइंट था 212, याद है फ़ारेनहाइट स्केल का। फ़ारेनहाइट स्केल का मेल्टिंग पॉइंट जो था वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि फ्यूजन पॉइंट जैसे 32 था और बॉइलिंग पॉइंट था उसका 212। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी है 3। अब स्केल में स्टार्टिंग होता है 32 से, एंडिंग होता है 212, और यहाँ पे बता रहा है 3, 32 से तो बहुत कम।
मतलब हम स्केल को अगर 32 से मानते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं ला पाओगे, तो हमें स्केल को 0 डिग्री फ़ारेनहीट से मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 नहीं लेंगे फॉर्मूला में, तो TF का फॉर्मूला बनेगा क्या, 9/5 ये मैंने नहीं दिया, ये याद रखना क्योंकि डायरेक्टली आंसर दिया हुआ, ये आपको मैंने थोड़ा बता दिया कि फ़ारेनहीट स्केल स्टार्ट होती है 32 से और एंड होगी 212 पे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो 32 से भी कम है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब हमें लेना है TC, तो TC को आप सब्जेक्ट करोगे 5 ऊपर जाएगा, 5/9 TF हो जाएगा, ठीक है। तो 5/9 TF कितना चेंज हुआ टेम्परेचर 3, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो जाएगा 5 3 15/9, तो यहाँ पर थोड़ा इसे डिवाइड कर दोगे तो 3 5 और 3 3 9 हो जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 5/3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, अब मास ऑफ साइल वो तो क्वेश्चन में गिवन है 30 kg, और स्पेसिफिक हीट जो लेना है चाइल्ड की वो वाटर की लेना है, मतलब फॉर 186 जूल पर केजी कैलोरी, वही लेना है जो चाइल्ड की स्पेसिफिक हीट है, जो रो रही है ऐसे स्पेसिफिक हीट, और वो तो क्वेश्चन में उसने बताया कि चाइल्ड की स्पेसिफिक बॉडी की वही लो जो वाटर की। ओके, तो ये भी वैल्यू में गिवन है, और वेपराइजेशन लैटेंट हीट LV जो आपको गिवन है 580 कैलोरी पर ग्राम, इतना क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं आपको बताऊँ। इसका मास केजी में, ये वैल्यू केजी में, ये डिग्री सेल्सियस है और ये ग्राम, और ये जूल है, तो अगर ये एनर्जी आप जूल में लेते हो तो ये कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा, और ये किलो केजी में है तो ये ग्राम को केजी में भी करना होगा, तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ LV को 580 कैलोरी का। आप अगर जूल करना चाहते हो तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.2 से, कैलोरी से जूल करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई किया, और ग्राम से केजी करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। आया यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम है, वहां पे अगर आप केजी करना चाहते 10⁻³ केजी हो जाएगा, और -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो अब इसे आप थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो LV का आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आएगा 2436 into 10⁻³। आप इतना वैल्यू ले सकते हो जूल में, ये मैंने पूरा जूल में कन्वर्ट कर दिया, ये कैलोरी पर ग्राम था, जूल पर केजी कर दिया। ओके, पूरा ऐसा ही मैं कर दिया, ये जूल पर केजी है, ये केजी सब क्लियर हो गया। ओके, अब हमें जो आंसर लिखना है वो इस तरीके से लिखेंगे, कुछ अच्छे से समझना। हीट लॉस बाय चाइल्ड, मतलब कि जो चाइल्ड ने हीट लॉस की, ठीक है, फिजिकल वो कितनी हीट लॉस करेगा, जितनी हीट वो लॉस करेगा उतना ही आपको डिहाइड्रेशन के फॉर्म में, मतलब कि वो क्वांटिटी आपको जो वेपोराइजेशन होगा बॉडी के अंदर, इवोपोरेशन होगा, वो उतना ही क्वांटिटी में होगा जितनी ही लॉस करेगा हीट, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वल टू आप लिख सकते हैं इवोपोराइजेशन ऑफ हीट इन चाइल्ड बॉडी। ओके, इन चाइल्ड बॉडी तो आप लिख सकते हो कितनी हीट लॉस करेगा, /T हीट लॉस करेगा /T, और इवोपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन होना मतलब कि वाटर से हीट जो वाटर से वेपर के फॉर्म में बाहर आना, तो उसका ये फॉर्मूला यूज करेंगे MLV। यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, M' है, और हमें जो फाइंड करना है कितना डिहाइड्रेशन हो रहा है, M' फाइंड करना है, तो MS∆T डिवाइड बाय LV हो जाएगा। तो मास ऑफ चाइल्ड 30, S लेना है हमें 4186 30, और ∆T हमें लेना है 5/3, ओके, और LV की वैल्यू हमें लेना है 2436 into 10⁻3। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हो, जिसका आंसर आएगा 85.91 into 10⁻³ केजी, इतना है। बट ये जो इतना मास, इतना अमाउंट में जो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो मास आया, लेकिन यहाँ पे रेट पूछा होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो रेट आपको निकालना है, तो ये आंसर M' नहीं चाहिए आपको, M'/T चाहिए। टाइमिंग अंदर दिया हुआ है, देख सकते हो 20 मिनट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 85.91 into 10⁻³
डिवाइड बाई 20, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपको आंसर मिलेगा 4.29 इंटू 10⁻³ kg पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में इतना डिहाइड्रेशन उसकी बॉडी में से होगा मेडिसिन की वजह से। आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। टेम्परेचर अप हुआ था, मेडिसिन दी, टेम्परेचर डाउन हुआ, इतना डिक्रीज हुआ, वो टेम्परेचर में सेल्सियस में लाया, मास था चाहिए का, स्पेसिफिक हीट वाटर की ले रहा था और वेपराइजेशन हीट दिया हुआ था। तो हमने बताया कि जितनी हीट लॉस की चाहिए वो हीट किस फॉर्म में लॉस करा, वेपराइजेशन के फॉर्म में। तो उससे मैंने मास निकाला, क्वांटिटी निकाली, इतना डिहाइड्रेशन हुआ, कितने टाइम के साथ, तो उस टाइम के साथ बताया तो 1 मिनट में इतना केजी डिहाइड्रेशन हो रहा है उस चाइल्ड की बॉडी से। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। बहुत टाइम भी हो चुका होगा, मैंने बताया 5 एग्जाम्पल करवाऊंगा। 3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म करना है, 2-3 थियरी बाकी है जो थर्ड वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। अब एक्सरसाइज को मैं अगर आपको कह दूँ थोड़ा आपको क्लैरिफाई करवा दूँ, जैसे कि 11.15 नंबर वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे स्पेस तो नहीं, मैं करवाने वाला भी नहीं, वो आपको मैं लिख के भेज दूँ, आपको सीधा लिख देना, सीधा लिख देना। बट मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन बता दूं। 11.15 आप देख लो, पूरा टेबल दिया हुआ और उसमें अलग अलग गैस है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, मतलब कि कुल मिला के 6 गैस है। 11.15 नंबर वाला क्वेश्चन बुक में देखो, उसमें टेबल और सबकी मोलर स्पेसिफिक हीट दी हुई है 4.87 से लगा के 6.17 तक। देख लिया टेबल अच्छे से, सब गैस देख ली। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर 1 डायमेंशनल गैस है, आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सर ने पढ़ाया होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 डायमेंशनल के लिए और 2 डायमेंशनल के लिए अलग अलग होता है। 1 डायमेंशनल का फॉर्मूला होता है 3/2r। 3/2r आर होता है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.314 यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और वो वैल्यू आप निकालोगे 1 डायमेंशनल के लिए, तो उसकी वैल्यू का जो आंसर है वो आपको मिलेगा 2.97 कैलोरी। मतलब कि आपको मैं इतना बता दूं कि अगर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्मॉलर स्पेसिफिक हीट जो आएगी 2.97 के आसपास होगी। 1 डायमेंशनल 11.15 की बात कर रहा हूं मैं। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो 2.97 के आसपास आएगी। और कौन से फॉर्मूला से निकाले मैंने? 3/2r से। ठीक है, 3/2r से जो निकालूंगा वो जूल होगी, उसे कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मैं डिवाइड भी करूंगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, आपको उतार लेना, आप समझ लो। 3/2 फॉर्मूला मैंने ये अप्लाई किया, इससे जो आंसर आएगा जूल होगा। 4.2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कैलोरी आएगा, वो इतना है, वो 1 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5/2r। अगेन सेम है, जूल में आएगा, 4.2 से डिवाइड करेंगे, कैलोरी में आएगा। और कैलोरी में जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा 4.94। मतलब 2 केस के लिए निकाला, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल की जो वैल्यू है, क्या पूरे टेबल में आपको जो टेबल दिया उसमें क्या ऐसी कोई वैल्यू इसके आसपास भी नहीं, सब इसके आसपास है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेबल में जितने भी गैस थी वो सब 2 डायमेंशनल, सबके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 डायमेंशनल विथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। वो आपको पता होना चाहिए, रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से आपको पता चलेगा, चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चन पूछा कि मेरे टेबल में जितने भी गैस है वो कौन से हैं, तो आप कहोगे 2 डायमेंशनल, क्योंकि सबकी वैल्यू इसके करीब। लेकिन इसमें एक गैस ऐसा है जो इससे डिफरेंट वैल्यू आ रही है, वो क्लोरीन है, जिसकी सबसे हायर वैल्यू जो क्लोरीन की दिखाई दी है 6.17। तो इसका रीजन क्या है कि क्लोरीन गैस है वो 2 डायमेंशनल तो है, लेकिन उसके अंदर जो वो परफॉर्म करेगा वो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल तीनों मोशन को। 1 डायमेंशनल में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, 2 डायमेंशनल में जो बाकी के गैस है 5 वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, और क्लोरीन ऐसा है जिसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और साथ में वाइब्रेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा। इसीलिए क्लोरीन की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो हायर लेवल में होती है। क्लियर? तो इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके पूरा भेज दूंगा। मैंने सिर्फ आपको समझाया, मैं लिखा हुआ भेजूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। 11.15 ओके, मतलब मैं इन शॉर्ट आपको सीधा बात बता दूं, 11.123 खत्म। फॉर करने की कोई जरूरत नहीं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मैंने फेज डायग्राम पढ़ाया था, उसके VS की और कोई काम की नहीं है, कोई नीट चेयर कुछ भी काम नहीं है। 5 नंबर वाला करवा दिया, 5 to 15 तक सब करवा दिया,
16, 17 कैंसल है मेरी बुक में, आपकी बुक में नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 वाला मैंने आपको करवा दिया, 19, 20 वाले कैंसल है मेरी बुक में, 21 वाला है वो भी कैंसल है, मतलब नहीं है। और एक एग्जाम्पल बाकी है जो लास्ट वाला है, वो आएगा न्यूटन पुलिंग लॉ। मतलब मैं थर्ड वीडियो में जब एक थियरी बाकी है उसके रिलेटेड है तो साथ में करवा दूंगा। मतलब एक्सरसाइज में सिर्फ एक एग्जाम्पल बाकी है लास्ट वाला, एक एग्जाम्पल, और इलुस्ट्रेशन भी सिर्फ एक ही बाकी है। मतलब एक इलुस्ट्रेशन, एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और 2 थियरी, 4 टॉपिक बाकी है जो मैं आपको तीसरे वीडियो में करवाऊंगा। तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया और बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिए इंपॉर्टेंट, और एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा, आप उतार लेना। तो आपको आज का वीडियो समझ में आएगा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर थर्ड वीडियो में ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, पढ़ते रहना। नहीं समझ पाए तो वीडियो फिर से देख लेना, और समझ में आए तो मैसेज जरूर करिएगा कि सब समझ में आए। थैंक यू।